ओके गाइस, तो आज अब हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग जस्ट कंप्लीट किए, तो यूनिट 2 वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग क्या सीखेंगे कि जीएसटी जो चार्ज होता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो कौन सा वैल्यू के ऊपर होगा और उस वैल्यू में क्या क्या एलिमेंट ऐड होगा, कौन कौन सा एलिमेंट ऐड नहीं होगा, तो वो सब हम लोग डिटेल में आज क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखना क्या है, तो अंडरस्टैंड द व्हाट कंस्टिट्यूट्स द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। क्या आता है, व्हेन द सप्लाई इज मेड टू एन अनरिलेटेड पर्सन। अनरिलेटेड पर्सन मतलब सपोज थर्ड पार्टी किसी वजह, एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, तब क्या होगा। एंड आइडेंटिफाई द वेरियस इंक्लूशंस, क्या क्या ऐड होगा, एंड एक्सक्लूशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो देखेंगे हम लोग। पिन पॉइंट द सिचुएशंस व्हेन डिस्काउंट विल बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। समटाइम्स जब तुमको सप्लायर सप्लाई करता है तो डिस्काउंट देता है, तो वो डिस्काउंट ऐड होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद जो रिलेटेड पर्सनस बोल के एक वर्ड यूज़ किए, तो रिलेटेड पर्सन आखिर है कौन जीएसटी में, वो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई व्हेन प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई एंड द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। तुम लोग जस्ट एक मिनट रुको। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू एन अनरिलेटेड पर्सन। जो भी अनरिलेटेड पर्सन होता है उसको अगर जो हम सप्लाई किए उसका वैल्यूएशंस विद द प्राइस, जहाँ पे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशंस। ये समझाएंगे अभी हम डिटेल में जब आएंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शंस जैसे एक बार रीड कर लेना जो हम कहानी बता दें कि जीएसटी इज पेबल। तुमको पता है कि जीएसटी जो है हम लोग पे करते हैं ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो स्टार्टिंग में सप्लाई का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। एंड ऑन सर्टेन सप्लाईज जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन रहता है वहाँ भी हम लोग जीएसटी पे करते, शेड्यूल 1 वाला याद होगा, राइट। सो जीएसटी इज levied as a percentage of the value of supply of the goods. So it becomes important to know how to arrive the value on which tax is to be paid. इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग जीएसटी पे कर चार्ज करते हैं वैल्यू के ऊपर, तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। सिंपली कुछ कुछ सिचुएशन में तो सिंपल है, जो रेट में तुम बेचा माल उसी में आ गया। बट जैसे कि थोड़ी देर पहले हम तुमको एक एग्जांपल दिए कि अगर हम एफओआर पे बेचते हैं तो फ्रेट भी हम अरेंज करें, फ्रेट भी हम पेमेंट करें, तो फ्रेट भी तो मेरा इसमें घुसेगा वैल्यू में, तो वो सब सिनेरियो यहाँ पे आएगा। तो प्रोविजन रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई सेट आउट द मैकेनिज्म टू कंप्यूट सच वैल्यू का बेसिस वगैरह जो भी होगा। ठीक है, तो सेक्शन 15 बेसिकली डील करता है सीजीएसटी एक्ट का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ, एजेंट का मीनिंग दरकार नहीं है, ये सब नॉट रिलेवेंट, कंसिडरेशन क्या होता है दरकार नहीं है, पर्सनस नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी नॉट इम्पॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई डायरेक्ट, ये प्रोविजंस है वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15, बट हम लोग डायरेक्टली यहाँ से करेंगे, एनालिसिस से करेंगे। हम लोग ये देखेंगे रिलेटेड पर्सन्स का डेफिनेशन पहले। ये रिलेटेड पर्सन्स हम लोग वहाँ पे भी देखे, याद है तुमको, जब सप्लाई चैप्टर करा रहे थे वहाँ पे भी था, सेम ही है। So GST law has different provisions for determining the value of tax supply of a goods or services in the following situations. First situation, supply is made solely for a price in money, that is पैसा देकर, monetary considerations। किसको, to unrelated persons को। हम कोई मेरा रिलेटेड नहीं, कोई unrelated persons को हम बेचा पैसे दे फॉर, जहाँ पे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या लिया, पैसा लिया, ओके, पेमेंट के फ्री में नहीं दिया, तो वहाँ पे कैसे होगा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। दूसरा, सप्लाईज मेड सोनली फॉर नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, मॉनिटरी नहीं नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है, या फिर फॉर पार्टली मॉनिटरी है पार्टली नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है, और इट इन्वॉल्विंग एडिशनल कंसिडरेशन भी है, और टू रिलेटेड पर्सनस को दिए, और फॉर स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ सप्लाई को दिए हम। तो आप सेक्शन 15 का 4-5 के हिसाब से कैसे हम लोग करेंगे। नाउ रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशंस में क्या आता है, सिंपली रिलेटेड पर्सन्स जो है बताया गया यहाँ पे, वुड कवर्स द वेरियस सिचुएशन ऑफ कंट्रोल इंक्लूडिंग सोल, अपना एजेंट हो गया, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सोल कंसेसनरी हो गया। तो यहाँ पे वो पिक्चर दिया है, पर्सन्स इंक्लूडिंग लीगल पर्सन्स डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन्स आर ऑफिसर या फिर डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द अनदर बिजनेस। मतलब मेरा कंपनी का जो ऑफिसर्स है और डायरेक्टर है,
दूसरा कंपनी का भी ऑफिसर है, डायरेक्टर है। अब ये दो कंपनी अगर आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो दे देन बोथ द कंपनी विल बी द रिलेटेड पर्सन्स। ठीक है, सपोज एक डायरेक्टर, मेरा भी कंपनी का डायरेक्टर है, उसका कंपनी में डायरेक्टर है। एक पार्टनर, मेरा भी कंपनी का पार्टनर है, उसका फर्म में भी पार्टनर है। तो हम लोग इन दोनों का बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा दैट विल बी द रिलेटेड पर्सन्स माना जाएगा। ओके, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर इन द बिजनेस, जो पार्टनर का बात है। सच पर्सन आर एम्प्लॉय। अ थर्ड पर्सन्स कंट्रोल, या फिर एक थर्ड पर्सन्स जो कि ना कंट्रोल करता है। सपोज एक शेयर होल्डर है, जो मेरा कंपनी में भी 25% से ज़्यादा वोटिंग राइट है, दूसरा कंपनी में भी 25% ज़्यादा वोटिंग राइट है। ठीक है, तो ये दोनों कंपनी के बीच में अगर होता है ट्रांजेक्शन्स तो वो भी तुम्हारा रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। उसके बाद सोल एजेंट है मेरा, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सो ये भी रिलेटेड पर्सन्स होगी। तो फर्स्ट सिनेरियो जो हम लोग यहाँ पे कवर करें वो क्या है, सप्लाईज मेड टू रिलेटेड पर्सन। समझ में आ गया तुम लोगों को? इससे पहले भी हम लोग किए थे, कॉमन डायरेक्टर, कॉमन पार्टनर्स, या फिर कोई थर्ड पर्सन दो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, तो ये सब रिलेटेड पर्सन हो गया तुम्हारा। सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनरी। नाउ फर्स्ट जो सिनेरियो हम लोग अभी करेंगे कि अगर हम सप्लाई करें किसको, अनरिलेटेड पर्सनस को। अनरिलेटेड मतलब कोई जो मेरे रिलेटेड नहीं है, जहाँ पे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, उसके बाद पैसा ले रहे भाई, तो वहाँ पे मेरा वैल्यूएशन कैसे होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा। व्हाट विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से बोल रहा है, व्हेन अ ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज इज मेड बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है, हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशंस, ठीक है, फॉर द सप्लाई, तब द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्या तीन कंडीशन क्या था, सब दो कंडीशन बेसिकली, सप्लाई इज बिटवीन द अनरिलेटेड पर्सन्स एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तब उसको बोलेंगे कि तब जो ट्रांजेक्शन्स वैल्यू होगा वही मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो हमको ये जानना ज़रूरी है सर ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो द अंडर सेक्शन 51 द ट्रांजेक्शन वैल्यू which is applicable between unrelated person where the price is the sole consideration for supply is the price actually paid या फिर पेबल फॉर द सेट सप्लाई। अगर हम किसी को सप्लाई करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज, उसके लिए सामने वाला जितना पे किया है या फिर पे करेगा वही होगा मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू। बेसिकली जो हम टैक्स इनवॉइस जो हम रेज करेंगे, जो अमाउंट का रेज करेंगे वही होगा मेरा, बिकॉज यहाँ पे तो रिलेटेड पार्टी है नहीं, तो यहाँ पे तो कोई इन्फ्लुएंस आएगा नहीं। सो दिस इज द प्राइस फॉर द स्पेसिफिक सप्लाई दैट इज बीइंग वैल्यूड। इट इंक्लूड्स ऑल द अमाउंट ऑलरेडी पेड या फिर और पे करेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज बीइंग वैल्यूड फॉर टैक्स एज वेल एज अमाउंट पेबल नॉट एट पेड। द वर्ड पेबल refers to the price that is agreed to be paid for the good, that is outstanding जो है तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल एक होलसेलर है, प्राइस किया 1 टन सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कितना में, 7,000 रुपये में। सो प्राइस ऑफ 1 टन ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय एक्स टू अनरेटेड कस्टमर वाई 6,700। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय दिस 6,700 विच इज़ द प्राइस एक्चुअली पेड या फिर पेबल एंड नॉट द होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस कितना है तुम्हारा, होलसेल प्राइस है तुम ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस 7,000, ठीक है। बट कोई अनरिलेटेड कस्टमर को बेचा 6,700 में, तो जितने बेचा उतने में ही होगा, ठीक है। तो प्राइस एक्चुअली पेड, बिकॉज मेन ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या था, द प्राइस एक्चुअली पेड या फिर पेबल। ये लाइन याद रखना तुमको। अगर कोई अनरिलेटेड पार्टी को हम बेचे हैं तो प्राइस एक्चुअली पेड जितना करेगा या फिर जो पेबल है, पेड प्लस पेबल मिलाकर, दैट विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू, उसी रेट पे होना चाहिए। अब इंक्लूजन इन दी वैल्यू, सर इसमें क्या क्या चीज़ ऐड होगा, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स सर्टेन एलिमेंट्स विच आर एनुमरेटेड एंड डिस्कस्ड बिलो। तो ये सब ऐड होगा, क्या, टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, एनी चार्जेस अदर देन CGST, SGST, UTGST, GST कंपेंसेशंस इफ चार्ज सेपरेटली। सपोज हम तुमको जब कोई सप्लाई कर रहे कोई भी सामान, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज,
इन एडिशन टू गुड्स का प्राइस, सर्विस का प्राइस, हम कुछ टैक्सेस भी चार्ज करें, कोई ड्यूटीज़ भी चार्ज करे, कोई सेल्स भी चार्ज करे, कोई फीस या कोई अदर चार्जेस भी है जो हम तुमसे चार्ज करें, तो वो भी तुम्हारा वैल्यूएशन में ऐड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सामान इंपोर्ट करके लाते हैं, उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है, तो कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी यहाँ पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, सो टैक्सेस, ड्यूटीज़। अब सपोज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुमको क्या किया ना, उसका माइंस, कोल माइंस यूज़ करने के लिए दिया। ठीक है, तो माइंस के लिए वो जो एक ड्यूटीज़ रहता है, एक रॉयल्टीज़ रहता है, वो भी चार्ज कर रहे हो उसमें, तो वो भी ऐड होगा तुम्हारा। तो जीएसटी छोड़ के कुछ और टैक्सेस भी अगर तुमसे सामने वाला चार्ज किया है, ठीक है, तो वो भी ऐड होगा। एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी इफ़ चार्ज सेपरेटली, तो वो भी तुम्हारे इसमें ऐड होगा। ठीक है, वैल्यू में। नेक्स्ट, पेमेंट टू थर्ड पार्टीज, मतलब क्या हुआ, हम सप्लायर हैं और हम, मेरा जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है या फिर सर्विसेज, उसको हम बोला कि हम तो तुमको ये माल बेच रहे हैं, तुम एक काम करो, हम तुम जो हमको पेमेंट करने वाला था, तो हमको मत पेमेंट करो, मेरा ऑन बिहाफ ऑफ मी तुम मेरा कोई थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दो जिसको हमको पेमेंट करना था। तो अगर तुम्हारा कस्टमर तुम्हारा थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया, तो अल्टीमेटली ये माना जाएगा तुम उनको पेमेंट करो, वो भी ऐड होगा। तो एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू द सप्लायर, सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट करना था, बट विच हैज़ बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, बट ये कौन पेमेंट कर दिया, इट हैज़ बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस। अगर प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है तो उसको ऐड करो। जो खर्चा का पेमेंट सप्लायर को करना था, बट सप्लायर बोला कि रिसिपिएंट को पे कर देने के लिए, तो रिसिपिएंट पे कर दिया, तो वो भी तुम्हारा उसका वैल्यू में ऐड होगा। ऐसा बहुत सारा केस सिचुएशन रहता है, रिसिपिएंट पे कर देता है तो सप्लायर को उसका वैल्यूएशन में ऐड करने पड़ते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल हम उसको बोला कि ठीक है, हम उसको बोला कि चलो एफओआर में कंडीशंस है, ट्रांसपोर्टर तो हम अरेंज कर दे रहे, ठीक है, और हम ट्रांसपोर्टर से का पेमेंट भी हम अपना बिल में हम चार्ज करते रहे, बट तुम एक काम करो, पेमेंट तुम कर देना, तो हमसे काट लेना। तो दैट इज़, माना कि तुम्हारा एफओआर है, एफओआर मतलब तुमको ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करना था, इट वॉज योर लाइबिलिटी, बट तुम बोला, सामने वाला जो तुम्हारा कस्टमर था बोला कि आप पे कर दीजिए, ठीक है, अब हमको काट के पेमेंट कर देना, तो हम आपका बिल में उसको ऐड कर देते। बस बस सपोज कुछ और था कि सपोज़ एक पार्ट्स ख़रीदना था हमको, ठीक है, तो तुम रेसिपिएंट को बोला कि अब एक काम कीजिए, आप ये पार्ट्स खरीद कर दे दीजिए, ठीक है, तो पार्ट्स खरीद के दे दिया, तो अब सामने वाला के साथ ये कंडीशन है कि ये पार्ट्स का जो बिलिंग है हम आप पे पेमेंट कर देंगे, तो सामने वाला तुमको नेट में पेमेंट करेगा, तो वैल्यूएशन में वो तो भी तुम्हारा ऐड हो जाएगा। जो भी खर्चा तुम करने वाला था, तुम सामने वाले को बोला कि आप पेमेंट कर दो, हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, नेट पे पेमेंट करना, तो उसका तो अल्टीमेटली वैल्यूएशन में तो आएगा वो। नेक्स्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज कमीशंस, पैकिंग। अब सपोज हम किसी को कोई गुड्स दे रहे, ठीक है, अब उसमें पैकिंग चार्जेस लगा, तो पैकिंग चार्जेस तो हम चार्ज करेंगे सामने वाला से कि फ्री। तुमसे जब फ्लिपकार्ट वगैरह डिलीवरी चार्जेस काटता है ना, या फिर हम कोई ऐसा सर्विस है उसमें हम कमीशन भी एक्स्ट्रा काट रहे, तो कमीशन, पैकिंग चार्जेस, वो सब ऐड होगा। गुड्स के साथ, गुड्स का प्राइस तो लगेगा, उसके साथ साथ ये सब भी प्राइसेस अगर एक्स्ट्रा है कर रहे हैं तो ये भी चार्ज होगा उसमें, कमीशन, पैकिंग चार्जेस, अगर हम चार्ज किया तो, अगर सप्लायर चार्ज किया तो। फिफ्थ, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। एक सप्लायर तुमसे पैसा काट, सप्लायर, हम सप्लायर है, हम तुमसे कुछ पैसे चार्ज किए, किस लिए, वो तुम्हारा हो कुछ काम किया, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। सपोज एग्जांपल ऐसा हुआ कि हम तुमको बोला कि चलो हम तुम्हारा घर तक माल पहुंचा भी देते हैं, तुम्हारा घर में लेके जाके इंस्टॉलेशन भी करवा देते हैं, ठीक है, सब कुछ करवा देंगे, तो उसके लिए हमको 1000 रुपये और देना। तो गुड्स को छोड़कर ये जो 2000 रुपये का एक्स्ट्रा हम चार्जेस तुमसे लिए, फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो ये भी तो ऐड होगा ना। क्यों ऐड होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। एनी अमाउंट जो तुमसे चार्ज करता है, कौन, सप्लायर, किस लिए, बिकॉज तुम्हारा होके कुछ किया, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, तो वो भी तुमसे चार्ज करेगा ना। तुमको फ्रेट चार्ज, तुम्हारा होके घर तक माल पहुंचा दिया तो फ्रेट लेगा, इंस्टॉलेशन भी करवा दिया तो वो भी पैसा लेगा, ठीक है। ये तो हम एक एग्जांपल, सपोज फ्रेट दिया प्लस इंश्योरेंस भी करवा दिया,
ठीक है। फ्रेट को पेमेंट सप्लायर करेगा बट पैसे तुमसे लेगा, तुमसे लेके तब ना वो पेमेंट करेगा उसको। तो एनी खर्चा अगर तुम्हारा होके करता है, तुमसे चार्ज करता है, तो वो भी तुम्हारे इसमें ऐड होगा। खाली गुड्स का वैल्यू के साथ, गुड्स का वैल्यू नहीं, दूसरा कोई चार्जेस भी अगर है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वो एनी अमाउंट चार्ज, वो सब आएगा तुम्हारे इसमें। अब जैसे कि थोड़ा देर पहले हमने देखा कि सपोज हम तुमको माल सप्लाई कर दिए, बट एज पर द पेमेंट टर्म्स तुमको हमको 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए था, बट यू डिलेड, तुम डिले करके पेमेंट किया, तो उसका वजह से हम तुम पे इंटरेस्ट चार्ज करें, लेट फी चार्ज करें, पेनल्टी चार्ज करें, तो ये भी तो ऐड होगा ना वैल्यूशन में, ये इसमें भी तो जीएसटी लगेगा मेरा। ठीक है, जब फाइनल इन्वॉइस हम रेस करेंगे तो इसमें भी उसको भी ऐड करके हम रेस करेंगे, या फिर अगर रेस कर दिए होंगे तो और एक तो सेकंड इन्वॉइस रेस करेंगे, तो इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी में भी जीएसटी लगेगा, ये भी तुम्हारा वैल्यूशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होगा ना। ठीक है। दूसरा चीज, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस अदर देन द सब्सिडीज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ऐसा सब्सिडीज़ है, ये तुम्हारा उल्टा सब्सिडीज़ अगर है तो माइनस कर देगा तुम यहाँ पे, कोई सब्सिडीज़ था विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, मतलब तुम अगर किसी को सप्लाई किया तो इसमें तुमको सब्सिडी देना ही है, तो माइनस करेगा तुम वहाँ पे। सो दी अबव एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड। अब ये सब जो एलिमेंट है इसको नीचे में डिस्कस किया एक एक करके पूरा, देखो यहाँ तक ये जस्ट जैसे जो सब एग्जाम्पल हम तुमको ओरली बताया, तो यहाँ हम डिस्कस किया टैक्स, व्हाट डज इट मीन्स, टैक्सेस अदर देन जीएसटी क्या है। जैसे कि बोले एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्ज अगर किया तुमसे, तो वो भी तुम्हारा इसमें इफ चार्ज सेपरेटली तो ऐड करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सप्लायर ऑफ गुड्स पे म्यूनिसिपल टैक्स in relation to the goods being supplied and charges the same separately, then such tax will form the part of the value of supply ना। तो वो जो गुड्स एक किया उसका वजह से कुछ उसको म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह देने पड़ा, ठीक है, तो वो तुमसे चार्ज किया अलग से, तो उस तुम्हारा वैल्यू में ऐड होगा। सेम TCS अंडर इनकम टैक्स एंड इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ, एक चीज़ याद रखना, इनकम टैक्स का जो ये है टैक्स TCS है वो तुम्हारा इसमें ऐड नहीं होगा। अलग से क्लैरिफिकेशन निकाला था, बोला था वहाँ पे जीएसटी छोड़े कोई भी टैक्स हो रहा था, सो इनकम टैक्स, तो TCS जो है अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो तुम्हारे इसमें नहीं आएगा। हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TCS काटता है तुमसे पेमेंट के वक्त, सामने वाले हम TCS काटते हैं हम लोग, चार्ज एक्चुअली जब सप्लाई करते हैं तो TCS भी चार्ज करते हैं हम लोग, तो वो तुम्हारा इसमें वुड नॉट बी इंक्लूडेड, TCS वाला ऐड नहीं, इनकम टैक्स का जो TCS वो ऐड नहीं होगा, अदर देन कोई भी टैक्स वो ऐड हो सकता है। अब जो था ना दूसरा एग्जांपल क्या था, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज, अगर तुम बोला तुम्हारा सप्लाई रिसिपिएंट को कि मेरा होकर मेरा थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दो, तो वो भी ऐड होता था। एग्जाम्पल देखो, अ सप्लायर मे नीड टू इनकर वेरियस एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं उसको, इन दी नॉर्मल कोर्स ही वुड पे दिस अमाउंट, उसको देने पड़ता है, दे वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द प्राइस दैट ही चार्ज, अल्टीमेटली इसको फिर अल्टीमेटली कस्टमर से चार्ज करता है। However, even if the customer makes a direct payment of some of such liabilities of the supplier to the third parties and the supplier does not include this amount in his bill, it would still form part of this। डायरेक्ट पेमेंट कर दिया तब भी, या फिर सप्लायर का रिक्वेस्ट में पेमेंट किया तब भी अल्टीमेटली ऐड होगा। A point to note here is that the amount paid by the recipient to the third parties will be added to the value under this clause only when the supplier is under contractual liability to make the payment to such third parties and the said payment is in relation to such supply। बेसिकली ये लाइबिलिटी किसका था, सप्लायर का था, कि ये सप्लाई करने के लिए हमको ये पेमेंट करना ही पड़ता, बट हम नहीं करके मेरे कस्टमर को हम बोले पेमेंट कर दे, तो वो तुम्हारा ऐड होगा ही होगा। इसका लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो, एक ग्रैंड बीच कॉन्ट्रैक्ट्स विथ ABC कंपनी टू कॉन्डक्ट अ डीलर्स मीट, एक डीलर लोग का मीटिंग करवाएगा बोला। इन फर्दरेंस ऑफ दिस, तो ग्रैंड बीच कॉन्ट्रैक्ट्स विथ वेंडर्स टू डिलीवर गुड्स सर्विस लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह 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 एक्सेट्रा एट द वेन्यू ऑन द स्टिपुलेटेड डेट्स एट द स्टिपुलेटेड प्राइसेस। अब ग्रैंड बीज इज लाइबल टू मेक दिस पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टेड, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट किया था इसके साथ
ये पार्टी करवाएंगे हम लोग डीलर लोग का मीटिंग में, तो इसको पेमेंट करने का लायबिलिटी किसका था, ग्रैंड बीस का था। द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर, अब जो सप्लायर है, सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर है, वंस पेमेंट अपॉन डिलीवरी, तो एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रैंड बीच। तो ग्रैंड बीच के ऊपर ये जो वेंडर्स ये जो है बिल किया, अब एबीसी कंपनी उसको को पेमेंट कर दिया ऑन रिसीविंग द crates of soft drink. This amount is not billed by the Grand Bees to ABC company. So, however, it would be added to the value of the supplier provided by Grand Bees to ABC company. Basically यहाँ पे ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, तो ग्रैंड बीज एबीसी कंपनी का होके डीलर्स मीट करवा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ये कस्टमर है, एबीसी कंपनी है यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट, ये है सर्विस प्रोवाइडर, ये उसके लिए डीलर मीट करवा रहा है। इसके लिए क्या कर रहा होगा, ये कोई वाटर परचेस किया, सॉफ्ट ड्रिंक परचेस किया, ऑडियो सिस्टम परचेस किया, प्रोजेक्टर परचेस किया, ये परचेस किया, फ्लावर लिया। अभी ये सॉफ्ट ड्रिंक को वाला को जल्दी पैसा पेमेंट था, तो एबीसी कंपनी क्या किया, ये अल्टीमेटली इसको बिल करता ग्रैंड बीस को, तो ये बोला कि ग्रैंड डायरेक्टली एबीसी कंपनी खुद डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, तो लायबिलिटी किसका था, ग्रैंड बीस का था, ये पेमेंट कर दिया, तो ये तो उसका कस्टमर था, तो ये जो इसको पेमेंट किया ये भी इसका वैल्यू में ऐड होगा अल्टीमेटली। ठीक है, बिकॉज ये जो सप्लाई था, ये जो पेमेंट हुआ, इट वॉज इन रिलेशन टू दैट सप्लाई ओनली, दैट ग्रैंड बीज वॉज लायबल टू मेक पेमेंट। अब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में तुम्हारा क्या क्या एग्जांपल है, कमीशंस है, पैकिंग चार्जेस है, इंस्पेक्शन चार्जेस है, सर्टिफिकेशन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग हो गया, ओवेंट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिज़ाइनिंग चार्जेस, ये सब आ जाएगा तुम्हारा। ये समझ में आया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखो आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट, इंश्योरेंस का जो हम एग्जांपल दिए, तो वो सब भी तुम्हारे यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई का जो हम बात कर रहे थे ना, वेयर द सप्लायर इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली तो बहुत ही रहते हैं इस सिनेरियो। व्हेन अ सप्लायर अग्री टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर प्रीमाइसेस, मतलब क्या एफओआर हम बोल रहे तब से घर तक पहुँचा दे रहा, एंड अरेंज द ट्रांसपोर्ट एंड अरेंज द इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सप्लाई बिकम्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई, राइट। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स है, देयरफॉर आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट, इंश्योरेंस, ये भी तुम्हारा उसी का जो जीएसटी का रेट में ये होगा, चार्ज होगा। However, if the contract for the supply is on ex factory basis, ex factory मतलब बायर खुद पे करता है इंश्योरेंस वगैरह, तो ये चीज़ नहीं आएगा, बट एफओआर केस में तो आता है, राइट। इंटरेस्ट लेट फी तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, सेम चीज़ है। अब सब्सिडीज लिंक्ड विथ प्राइसेस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं। अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज़ 50 रुपया, ठीक है। The notebook sold to the students in government schools, a company uses its CSR funds to pay the seller ₹30 इसको देगा, so that the students pay only ₹20 per notebook. So the value of notebook will be ₹50 as this is a non-government subsidy. If the same subsidy is paid by the central government or state government, देन द वैल्यू ऑफ नोटबुक क्या होता, 20 होता, तो वो चीज़ वहाँ पे लिखा होता है। देखो सब्सिडी इज़ अ सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ अ सर्विस, कम करने के लिए। अगर सब्सिडी इज द सब्सिडी इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लायर हु रिसीव द सब्सिडी, इट मस्ट बी नोटेड दैट द ओनली सब्सिडीज विच इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ द गुड्स सर्विसेज आर एडेड टू द वैल्यू। ब्लैंकेट सब्सिडी और डोनेशन रिसीव्ड आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू में नहीं आएगा। इफ द सब्सिडी इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट टू बी एडेड टू द वैल्यू, मतलब अगर तुम वैल्यू में ऐड किया होगा तो माइनस हो जाएगा। इसको देखो यहाँ जो है ना ये पॉइंट, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस अदर देन सब्सिडीज गिवन बाय दिस, इसका मीनिंग दो होगा। अगर तुम्हारा गवर्नमेंट वाला है, इसका अगर गवर्नमेंट वाला है तो वैल्यू में माइनस करो, अगर वैल्यू से तुम माइनस नहीं किए तो माइनस करो। अगर नॉन गवर्नमेंट वाला है तो माइनस नहीं करना है, अगर तुम माइनस कर चुका है तो प्लस करना है, इसलिए यहाँ पे दिया है। ये था ना
अगर कोई सी एस आर कोई सी कंपनी फंडिंग कर रहा है कि ठीक है स्कूल स्टूडेंट्स यूज़ करेगा तो हम तुमको इतना फंडिंग दे रहे हैं, तो ठीक है एक्चुअली में स्टूडेंट्स कम देगा, और जो टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा जीएसटी पर्पस के लिए वहाँ पे ये वाला माइनस नहीं होगा। बट यही वाला अगर गवर्नमेंट सब्सिडी होता तो माइनस होता। फिर क्या था तुम्हारा, ये तो हो गया एक्सक्लूशंस, क्या क्या माइनस होगा, डिस्काउंट बेसिकली। यहाँ तक कराने पड़ेगा उनको, डिस्काउंट भी थोड़ा लेंदी है, यहाँ तक आने पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्काउंट में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्या क्या ऐड होगा, इंक्लूशंस क्या क्या ऐड होगा बताओ तो। गुड्स के साथ गुड्स का वैल्यू छोड़कर और क्या क्या ऐड हो सकता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। सर अगर कुछ अदर टैक्सेस अदर देन जीएसटी वो इंक्लूड होगा सर। और फिर सर अगर कोई पेमेंट कर रहा है थर्ड पार्टी, जो कि सप्लायर वाज लायबल टू मेक पेमेंट इन रिलेशन टू दैट सप्लाई, थर्ड पार्टी बस रिसिपिएंट पेमेंट कर रहा है थर्ड पार्टी को, तो वो भी ऐड होगा। तो फिर इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है वो भी लाइक ऐड होगा, कमीशंस, सब्सिडी भी ऐड होगा, लाइक सम लाइक कमीशंस, पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, टेस्टिंग फेस्टिंग सब कुछ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट वाला, जैसे कि एक एग्जांपल तुमको बोल रहा हूँ, जैसे कि F4 वाला केस का एग्जांपल है, यहाँ पे सप्लायर तुम्हारा घर तक पहुँचा रहे तो फ्रेट इंश्योरेंस भी तुम्हारा होके करा, तुमसे अगर चार्ज करे तो वो भी तुम्हारा कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर में आ जाएगा, वो भी ऐड होगा। सब्सिडी वाला केस है, अगर गवर्नमेंट वाला सब्सिडी तो माइनस होगा, नॉन गवर्नमेंट वाला तो माइनस नहीं होगा, माइनस हुआ है तो ऐड करने पड़ेगा तुमको। अब बाकी का डिस्काउंट भी तो होता है सेल के केसेस में, डिस्काउंट वाला देखना है। सर सब्सिडी वाले के अंदर थोड़ा एग्जांपल की तरह हो सकता है, क्योंकि सपोज तुम कोई भी सेल किया है, ठीक है, गवर्नमेंट से उसी का रिगार्डिंग सब्सिडी मिला, तुम्हारा तो सामने वाला क्या करेगा, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई से उसको माइनस कर देगा। गवर्नमेंट सब्सिडी है तो माइनस करेगा, नॉन गवर्नमेंट अगर सब्सिडी है तो माइनस नहीं करेगा। जैसे कि तुम्हारा सपोज नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी मतलब वहाँ पे क्या है, हम जितना भी जैसे कि एग्जांपल है नोटबुक सप्लाई कर रहा है कहाँ पे, हाँ ये वाला, सपोज एक सेलिंग प्राइस है नोटबुक कितना 50 रुपया, राइट, तो हम नोटबुक बेच रहे 50 रुपये में। अब एक कंपनी है जो बोल रहा है कि नहीं ये सब नोटबुक तो आप लोग स्टूडेंट्स को बेच रहे हो, तो एक काम करो हम आपको 30 रुपये देते रहे, स्टूडेंट 20 रुपये आपको देगा, तो ठीक है स्टूडेंट 20 रुपये दे रहा, बाकी CSR कंपनी 30 रुपये दे रहा, फाइन, ठीक है। बट यहाँ पे सामने वाला जो नोटबुक बेचा, तो नोटबुक का ऊपर जो GST होता है कितना, जो भी परसेंटेज होता है वो तो पूरा 50 के ऊपर ही गवर्नमेंट को पे करेगा वो, इसमें 20 के ऊपर नहीं। माना ये स्टूडेंट 20 दे रहा है और बाकी 30 तो दूसरा कंपनी दे रहा है उसको ना, तो बट वैल्यूशन तो 50 रुपया ही होगा। बट यही वाला चीज़ अगर तुम्हारा गवर्नमेंट वाला होता, गवर्नमेंट लिंक्ड होता, तो तुम्हारा स्टूडेंट 20 देता तो तुम्हारा स्टूडेंट्स की तरह 20 देता तो 20 के ऊपर ही तुम्हारा वैल्यूएशन होता वहाँ पे। डिस्काउंट वाला देखते हैं, डिस्काउंट तो कॉमन सिचुएशन है बिजनेस में होता है ये डिस्काउंट, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, क्वांटिटी वॉल्यूम डिस्काउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सच डिस्काउंट्स इसका वजह से क्या होता है, सेल प्राइस को कम कर देता है ये। सिंस द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो GST इज लेविएबल ऑन द वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग दिस डिस्काउंट, राइट, डिस्काउंट के बाद। देखना तुम लोग अगर कोई शॉपिंग वगैरह करता है वहाँ पे देखना डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू होता है उस पर GST चार्ज करता है हमेशा। However, not all discount offered by the supplier to their customer are allowed as deductions from the value. सब डिस्काउंट नहीं, कुछ कुछ, only such discounts which satisfy the conditions जो कि प्रेस्क्राइब है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, इस सेक्शन के हिसाब से कंडीशंस है, उस कंडीशंस में अगर फुलफिल करता है तब जाके only such discount are deducted from the value, are allowed as deductions from the value। तो कंडीशंस क्या है सर, the price as established at the time of supply should form the basis of value,
So this discount which don't fulfill the condition specified in this are not deductible in such a case this. So discount ये वाला अब अलग से यहाँ पे the discount that are allowed as deductions from this ये वाला है करना है हमको. उसके बाद allowability of certain specific type of discount ये करना है. उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ करेगा, हम लोग उसको यहाँ पे देखते हैं. सेक्शन 15(3) के हिसाब से बोला डिस्काउंट गिवन बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस, वो अलाउ होता है. जो हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि इनवॉइस में मेंशन किया हुआ रहता है एंड वो डिस्काउंट मिलता है सप्लाई के टाइम पे या फिर उससे पहले. ठीक है. तो एग्जाम्पल फॉर सच डिस्काउंट कैन बी डिस्काउंट दैट आर ऑफर फॉर मेकिंग द पेमेंट, मतलब तुम अगर जल्दी टाइमली पेमेंट कर देगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उस टाइप का जो होता है. एग्जाम्पल डिस्काउंट दैट आर ऑफर्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, संग संग कर दिया तो डिस्काउंट तुमको मिल गया इतना %. सच डिस्काउंट आर दस रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. इनवॉइस में वही डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है जो संग संग तुम जब इनवॉइस जनरेट कर रहा हो उसी टाइम में कोई पेमेंट कर दे रहा तो वहाँ पे डिस्काउंट माइनस किया हुआ रहता है. एंड दस द GST इज चार्ज ऑन द ग्रॉस वैल्यू लेस डिस्काउंट. ठीक है. अगर इनवॉइस में GST डिस्काउंट मेंशन किया हुआ है तो डिलीवरी का टाइम पे या फिर उससे पहले जो डिस्काउंट अगर हम दे चुके हैं इनवॉइस में मेंशन किया हुआ तो वो माइनस होगा. समटाइम्स पोस्ट सप्लाई भी डिस्काउंट देते हैं सप्लाई हो जाने के बाद. इट इज़ नॉट ऑलवेज कमर्शियली फिजिबल टू डिटरमाइन ऑल डिस्काउंट बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्ड देम इन द इनवॉइस में रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता. फॉर इंस्टेंस कैश डिस्काउंट गिवन फॉर मेकिंग द पेमेंट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम. Even though the discount is established before or at the time of supply, डिस्काउंट जो था सप्लाई के टाइम में पता था कि हम डिस्काउंट देंगे, बट देंगे या नहीं देंगे डिपेंड करता है कि अगर टाइमली पेमेंट किया तो. द सप्लायर कैन नॉट रिकॉर्ड द सच डिस्काउंट इन द इनवॉइस एज इट डज नॉट नो इफ द बायर विल मेक द पेमेंट विद इन द टाइम और नॉट. करेक्ट. बट तुमको ये पता है कि हाँ अगर हम टाइमली पेमेंट करेगा सामने वाला तो उसमें उसको डिस्काउंट मिलेगा. तो लाइक इन अ केस ऑफ अ क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम या परफॉर्मेंस डिस्काउंट ऑल्सो द सप्लायर इज नॉट अवेयर. कभी कभी क्या होता है हम लोग जैसे कि कैश डिस्काउंट किसका पर्पस क्या रहता है, बोलो सामने वाला हमको जल्दी पेमेंट कर देगा इसलिए कैश डिस्काउंट देते हैं हम लोग. सिमिलरली हम लोग क्वांटिटी वॉल्यूम परफॉर्मेंस डिस्काउंट देते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है, सपोज एक कस्टमर है मेरा ही सामान परचेस करता है तो मेरा हम लोग का रूल्स था कि कोई कस्टमर अगर साल भर में 1,00,000 टन अगर हमसे परचेस किया होगा तो हम लोग उसको इतना डिस्काउंट देंगे. तो हम पूरा ड्यूरिंग द होल ईयर हम उसको सप्लाई करते गए तो वो तो एक पर्टिकुलर टाइम में हो जाकर वो कंडीशन फुलफिल होगा ना, तब जाके हम उसको डिस्काउंट दे पाएंगे. पहले से तो डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे हम. बट ये पता है कि हाँ उसको हम डिस्काउंट देंगे तो इवन यहाँ ये जो इंपॉर्टेंट लाइन था कहाँ गया, इवन दो डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश बिफोर एट द टाइम ऑफ दिस सप्लाई, ये होना चाहिए. देखो यहाँ पे लिखा था द प्राइस इज एस्टैब्लिश एट द टाइम ऑफ सप्लाई. तुमको पता है कि हाँ डिस्काउंट इसमें मिलेगा बट कब मिलेगा डिपेंड करता है फ्यूचर इंसिडेंट्स के ऊपर. सप्लायर इज नॉट अवेयर, ये जो इस केस में क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम या फिर परफॉर्मेंस डिस्काउंट, द सप्लायर इज नॉट अवेयर बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज टू वेदर द बायर वुड परचेज द रिक्विजिट क्वांटिटी और नॉट. अगर हाँ कि नहीं तो ये तो बाद में जाके पता चलेगा. सो देयरफॉर इन दिस केस ऑल्सो द डिस्काउंट कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द इनवॉइस में द डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब सर क्या नहीं मिलेगा. इन सच अ केस इनिशियली द GST इज पेड ऑन द ग्रॉस वैल्यू. इनिशियली क्या हुआ था जब हम इनवॉइस इशू किए थे ग्रॉस वैल्यू सपोज 1,00,000 के इनवॉइस इशू किए थे उसके ऊपर जो GST बनता है तो एज अ सप्लायर हम GST कलेक्ट करके पेमेंट कर भी दिए फाइन विदाउट कंसिडरिंग द डिस्काउंट माइनस नहीं किए थे. द सप्लायर हाउएवर passes the discount to the buyer subsequently by issuing credit note. इसीलिए तो आया ना यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट. अभी हम समझाएंगे क्या होता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट. अब बाद में पता चला कि नहीं तुम हमसे बहुत ज़्यादा सामान परचेस किया तो एज पर आवर कंपनी रूल्स वी शुड गिव यू द डिस्काउंट, तो हम तुमको डिस्काउंट दें. किस तरह से क्रेडिट नोट मतलब क्या होगा, ये जो तुमको क्रेडिट नोट दिए इसके बाद तुम जब नेक्स्ट परचेस करोगे उसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे. क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अभी हम समझाएंगे. तो व्हाट इज डेबिट नोट, व्हाट इज क्रेडिट नोट.
कोई आइडिया है तुम लोगों को डेबिट नोट क्रेडिट नोट का? यस सर। बोलो। सप्लायर देता है डेबिट नोट। सप्लायर सर, देता अगर है माल डेबिट नोट। सर अगर कोई गुड्स परचेज किया और रिटर्न करना है तो डेबिट नोट इशू करना पड़ता है और सामने वाला पार्टी क्रेडिट नोट इशू करता है। करेक्ट। अगर चेक सी सिंपली ये हम सप्लाई किए, सेल किए, टैक्स इनवॉइस रेस कर दिए, उसमें जीएसटी जो था पे भी कर दी हम कलेक्ट करके। अब बाद में पता चला कि जो रेट हम चार्ज किए उसमें ये रिवाइज्ड हुआ, या फिर जो गुड्स हम सप्लाई किए थे वो डैमेज निकला। ठीक है, तो हम जो इसको दिए थे तब एंट्री क्या करते हैं हम जब सेल करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो हम डेटर को क्या किए थे, डेबिट किए थे, राइट। ओके, अब जब इस टाइप का केसेस में होगा तो डेटर्स तो कम करने होगा ना, तो हम क्या करते हैं, हम सेल्स को कम करना है हमको, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डेटर होगा। तो यहाँ पे डेटर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका वजह से तुमको डेटर को क्रेडिट करने पड़े पोस्ट सप्लाई, सप्लाई के बाद, तो उसको कैसे करेंगे सर? तो उसके लिए आई हैव टू इशू अ क्रेडिट नोट। क्रेडिट मतलब हम डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं, हम डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं। ये था सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेलर जब फर्स्ट टाइम टैक्स इनवॉइस इशू किया, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल किया था, फाइन, डेटर को डेबिट किया था। बट बाद में कुछ भी हो सकता है, प्राइस कम हो गया या गुड्स जो सप्लाई किए थे डैमेज हुआ, या फिर हम डिस्काउंट ही देंगे, सोचो डिस्काउंट ही हमको मिला बिकॉज ऑफ दैट क्वांटिटी डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट, तो उसको कम करना है हमको, डेटर को कम कैसे करेंगे हम डेटर को, उसके लिए क्रेडिट करना है। क्रेडिट तो हम तो कर देंगे, पर सामने वाला जो मेरा बायर, उसको तो कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेगा, उसको दोबारा तो हम टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते। ये क्रेडिट नोट हर टैक्स इनवॉइस के साथ लिंक रहता है, इस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में ये क्रेडिट नोट इशू किया, ठीक है। तो ये क्रेडिट नोट जब इसके पास जाएगा, मेरे लिए क्रेडिट नोट है बिकॉज हम डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं, और डेटर के लिए हम कौन थे, लाइबिलिटी। तो अगर लाइबिलिटी कमता है तो डेटर क्या करता है, उसको डेबिट, मैंने मेरा जो बायर होगा वो डेबिट करेगा ना क्रेडिट करेगा। सपोज बायर जब हमसे परचेस किया था, क्या एंट्री किया था, परचेस अकाउंट डेबिट, बायर के लिए बोल रहे, टू क्रेडिटर, तो हमको वो क्रेडिट किया था। देखो सेलर डेबिट किया था बायर को, बट द बायर इसको क्रेडिट किया था। अब बाद में क्या हुआ, सॉरी, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव किया, या फिर माल डैमेज निकला, ठीक है, या फिर परचेस जो रिटर्न हुआ, इस केस में क्या था, सेल्स रिटर्न था। तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका वजह से मेरा जो है क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिटर विल गो डाउन। तो क्रेडिटर को कम करना है तो एंट्री क्या करें हम, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस करेंगे। तो क्रेडिटर यहाँ पे डेबिट हो रहा, तो हमको क्रेडिटर को डेबिट करना है, तो वो क्या इशू करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। तो बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट नोट, बिकॉज बायर क्रेडिटर को डेबिट करेगा, इसलिए डेबिट नोट इशू कर रहा है कि हम आपको डेबिट कर चुके हैं। और क्रेडिटर क्या करेगा, डेटर को क्रेडिट करेगा, इसलिए क्रेडिट नोट इशू करेगा। दोनों सेम चीज़ ही है। क्रेडिट नोट है सेलर के लिए, यही चीज़ जब ये इसका अगेंस्ट में ये डेबिट नोट देगा, इसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट दिया। डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स क्या होता है कि पोस्ट सप्लाई पोस्ट परचेस कोई अगर ट्रांजेक्शन हो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो उसको थ्रू डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ठीक है। ये क्रेडिट डेबिट नोट का कंसेप्ट आया। क्रेडिट नोट मतलब हम सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी को क्रेडिट नोट दे रहे मतलब हम उसको कम कर रहे हैं, बेसिकली मेरा डेटा कम हो रहा है। अब बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी को डेबिट नोट दे रहे मतलब हम उसको मेरा लायबिलिटी कम कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, बाद में क्या डिस्काउंट दिया मतलब मेरा तो कस्टमर कम हो जाएगा ना, तो हम उसको क्रेडिट नोट देंगे। सो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट दैट आर गिवन आफ्टर सप्लाई इज मेड अलाउड एज डिडक्शंस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। डिस्काउंट इज इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। का टाइम भी एग्रीमेंट था
पर हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाए इनवॉइस में। एंड द प्रोपोर्शनेट इनपुट एज क्रेडिट इज रिवर्स्ड भी तो करने पड़ेगा भाई बाय द बायर। द बायर वुड हैव अवेल आईटीसी तो ले लिया होगा वो, तो फिर हम जो क्रेडिट नोट देंगे वो उसके अंदर डेबिट नोट ऐड करके उसको रिवर्सल करेगा, इसीलिए तो क्रेडिट नोट दिए जाते हैं, तब जाके इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इफ़ एनी ऑफ दिस टू अगर इसमें से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो जीएसटी का लायबिलिटी सप्लायर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, तो उस केस में तुम्हारा माइनस नहीं होगा। सो डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर सप्लाई इनवॉइस में दिखा दिया तो ओके, डिडक्शन तुमको डिडक्ट हो जाएगा। अगर नहीं दिखाया, ठीक है, तो डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर सप्लाई इनवॉइस शो नहीं किया तो, बट आफ्टर सेल है, पोस्ट सप्लाई है, जिसका तुम कंडीशन पता था, इनवॉइस के साथ लिंक नहीं कर पाते और उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल किया है रिसिपिएंट, बिकॉज हम जो जीएसटी इनवॉइस इशू किए थे उसके ऊपर जो पूरा क्रेडिट ले लिया होगा ना सामने वाला, और बाद में हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं, तो अगर रिवर्सल कर दिया तो ओके माइनस होगा, नहीं किया तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आई वाला? नॉर्मल डिस्काउंट है, इनवॉइस में दिखाया तो ठीक है मिल जाएगा। पोस्ट सप्लाई वाला है, ठीक है, उस टाइम नहीं कर पाया बिकॉज इनवॉइस का 1-to-1 लिंकिंग नहीं होता है। लाइक फॉर द एग्जांपल ऑफ इस केस में कैश डिस्काउंट जो डिपेंडेंट था, कोई सर्टेन टाइम का अंदर पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, क्वांटिटी डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, परफॉर्मेंस डिस्काउंट। बट हाँ, वहाँ पे अगर अग्रीमेंट है, ठीक है, अगर सामने वाला रिसिपिएंट जो मेरा बायर है, कस्टमर है, वो अगर आईटीसी रिवर्स किया है तो हम उसको तब माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। अलाउबिलिटी ऑफ सर्टेन डिस्काउंट, टाइप ऑफ डिस्काउंट, ये सब स्टैगर्ड डिस्काउंट, ये सब रीड कर लेना एक बार के लिए। पीरियडिक डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट, हम इसको रीड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट डिडक्टिबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। सपोज एक बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस जो रहता है उसे मेंशन किया हुआ, उसको 30% डिस्काउंट देता है टू इस डिस्ट्रीब्यूटर को। 10 फॉर अ कार्टून ऑफ स्पाइस बिस्क इन द इनवॉइस द लिस्ट प्राइस दिया हुआ था 200, डिस्काउंट दिया 30%, सो बेसिकली 30 का 2 मतलब 140 रुपये फाइनल प्राइस था। सो वैल्यू 140 एज अ डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड द शोन इन द इनवॉइस। ओके, ये तो जिस टाइम डिलीवरी किया उसी टाइम में था, इनवॉइस में दिखाया भी है, तो ठीक है फाइन, ये तो माइनस होगा। अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एग्जाम्पल सर, द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद हिज डीलर क्या था, इज दैट द परचेस ऑफ राइस कुकर ओवर 100 पीसेस इन द दिवाली मंथ विल इंटाइटल देम टू डिस्काउंट 5% पर कुकर। अगर 1000 से ज़्यादा पीस लेता है, डीलर है ना ये, तो क्या करे 5% पर कुकर में देगा। सो देयरफॉर द क्वांटम ऑफ डिस्काउंट कैन बी डिटरमाइन ओनली एट द एंड ऑफ दिवाली मंथ में पता चलेगा, अभी नहीं। सो हाउएवर सिंस द एग्रीमेंट रिलेटेड टू डिस्काउंट वाज इन एग्जिस्टेंस, सप्लाई का टाइम ही पता था, एंड द डिस्काउंट कैन बी वर्कआउट फॉर ईच कैन नॉट बी वर्कआउट, ठीक है, सच पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट will be allowed as deduction from the value of supply। तो क्या करेगा राजू इलेक्ट्रिकल, फिर बाद में उसको क्रेडिट नोट देगा और द 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद जीएसटी, एंड वो क्या करेगा जो एक्सेस टैक्स जो पे कर चुका था वो अपना एडजस्ट कर लेगा, सामने वाला जो तुम्हारा डीलर था वो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तब जाके उसको बेनिफिट मिलेगा। पिंक एंड ब्लू कंपनी सोल्ड गुड्स टू ओपीएल ऑन 5 जनवरी एंड चार्ज किया इतना जीएसटी, ठीक है, 50,000 रुपये 18% करके जीएसटी चार्ज कर लिया। द टर्म ऑफ सप्लाई स्टिपुलेटेड दैट डिस्काउंट 2% विल बी गिवन, अगर वो 1 मंथ का अंदर पेमेंट कर देगा तो इसीलिए उसको पता नहीं ना अगला 1 महीने के अंदर पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए अभी वो क्या किया, टैक्स इनवॉइस से कुछ माइनस नहीं किया और ये भी इनवॉइस से माइनस नहीं किया, तो वो ओवीएल अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा 9,000 का ले चुका था वो, एंड पेमेंट ही पूरा कर दिया था। बाद में ये कंपनी जो है क्रेडिट नोट इशू किया, कितना का 1,000 का डिस्काउंट दिया और उसके ऊपर इतना जीएसटी भी होता है। आफ्टर रिसीविंग द क्रेडिट नोट
अगर ये सामने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट 180 रुपये एक इसका ऊपर जो लिया था पूरा का नहीं, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला का ऊपर जो जीएसटी जो था अगर रिवर्सल कर दिया तो ठीक है, कैन रिड्यूस द जीएसटी लायबिलिटी ऑन द मोड ऑफ दिस। ठीक है, सो पीपीएल कैन रिड्यूस इट जीएसटी लायबिलिटी कैसे करेगा वो, 50,000 9,000 माइनस 1,000 माइनस 180 ना, इतना उसका कम हो जाएगा, 1,000 डिस्काउंट उसका जीएसटी भी कम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन द अबव एग्जाम्पल इफ द टर्म ऑफ द सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड, टर्म्स में था ही नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शंस। अब बीपीएल क्या क्या है, कमर्शियल क्रेडिट नोट दिया ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट दैट इज 1,000 रुपये कमर्शियली, और ओपीएल कोई रिवर्सल वगैरह कुछ नहीं किया। इन दिस केस ओपीएल वुड पे 50 प्लस 9 माइनस 1 दैट इज इतना 50 59 1,000 डिस्काउंट है, नेट में 58। जीएसटी तो पूरा पे करेगा, जीएसटी तो सामने वाले को फुल पे करने पड़ेगा। ये जो 1,000 रुपये डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा वैल्यू 50,000 से। एक ये समझ में आया तुम लोगों को? 50,000 का माल था, जब डिलीवरी किया था तब तो पूरा 50 के ऊपर 18% लग चुका, आई मीन कितना परसेंट था जो भी 9,000 लग चुका था जीएसटी। अब बाद में बोल रहा है कि कस्टमर, बट ये जो डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा उस टाइम पता ही नहीं था उसको। अब बाद में डिस्काउंट दिया तो क्रेडिट नोट दिया, बट इसका बेनिफिट, इसके लिए टैक्स का बेनिफिट कम नहीं होगा, इसका टैक्स तो 9,000 ही लगेगा। ओके, अब बेस्ड ऑन दैट 2 एग्जाम्पल है करते हैं, बस ख़त्म भी तो हो गया रे, यहाँ तक कर देते हैं। ब्लैक एंड वाइट कंपनी लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू दिस कंपनी। क्या दिया, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, टैक्स वगैरह नहीं है इसमें, एक्सक्लूसिव है, ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। ठीक है, कितना 50,000। टैक्स लेविड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स 50,000 तो ऐड होगा। पैकिंग चार्जेस जो कि ने इंक्लूड नहीं किया हुआ उस प्राइस में तो ये भी ऐड होगा, राइट। सो ब्लैक एंड वाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव किया 2,000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, क्या माइनस होगा? नॉट डिडक्टिबल, नॉट डिडक्टिबल, माइनस नहीं होगा। गवर्नमेंट से मिला तब माइनस होगा, एनजीओ से मिला भाई, एनजीओ नॉट गवर्नमेंट, ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। तो प्राइस ऑफ द ₹50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। ओहो, ये जो प्राइस है 50,000 ये सब्सिडी माइनस करने के बाद है, तो इसमें प्लस कर देना पड़ेगा वो सब्सिडी, याद है, इसीलिए वहाँ पे सब्सिडी को ऐड करने बोला, बिकॉज ये नॉन गवर्नमेंट था, वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे तो 50,000 के साथ। ठीक है, ये 2,000। नेक्स्ट, ब्लैक एंड वाइट लिमिटेड ऑफर करता है 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितना था मेरा 50 प्लस 2 करने से 52, तो 52 के ऊपर 2% डिस्काउंट विच इज़ रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस में, रिकॉर्ड भी था, तो यस वो डिस्काउंट माइनस होगा बिकॉज इट इज़ एट द टाइम ऑफ सप्लाई है एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा, तो सिंपली लिस्ट प्राइस कितना है 50,000 है, तो उसके साथ ए भी ऐड होगा तुम्हारा 2,000, राइट। सिंस द सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी, सेम इज इंक्लूडेड, राइट। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल टैक्स ऐड होगा सेक्शन 15(2)(a) का हिसाब से, एनी टैक्स अदर देन जीएसटी वगैरह ऐड होगा। पैकिंग चार्जेस ऐड होगा 15(2)(c) के हिसाब से, तो आगे टोटल तुम्हारा 58,000। अब इसमें तुम माइनस करोगे क्या, डिस्काउंट 2% ऑन 50,000, द प्राइस ऑफ दिस इज आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस 50,000, द ब्लैक 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। ठीक है, द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड, लिस्ट प्राइस यहाँ पे क्या दिया, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 50,000, द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, तो उसमें जैसे ऐड किया, तो डिस्काउंट यहाँ पे जस्ट 50,000 लिस्ट प्राइस के ऊपर ही किया, नॉट 52। ये तो गलत है, नहीं तो अगर ये मेरा 52 लिस्ट प्राइस अगर 50 है तो -2 करने के बाद 50 आया होगा, तो हिसाब से तो 52 होना चाहिए।
तो यहाँ पे तो ऐड कर दिया, बट यहाँ पे डिस्काउंट 50 पे ले रहा, ये सही नहीं किया, राइट? बिकॉज डिस्काउंट किसने बोला था? डिस्काउंट बोला ऑन द लिस्ट प्राइस। एंड अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? द प्राइस ऑफ 50,000 जो है ये सब्सिडी कंसिडर करने के बाद है, मतलब माइनस है 2,000। इसका मतलब लिस्ट प्राइस मेरा कितना था? 50 नहीं 52 था। एनीवे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया है, लिस्ट प्राइस 50 था तो उसी में किया है 50,000 को ऊपर डायरेक्ट, नॉट ऑन 52। तो ये माइनस कर दिया यहाँ पे, बिकॉज सिंस डिस्काउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो इसीलिए डिडक्टेबल है। ये नोट्स अगर नहीं देगा भाई मार्क्स काट लेगा। आइदर ये नोट्स को तुम ब्रैकेट में दो, अदरवाइज इट्स नोट्स को तुम नोट्स में दो, तब जाके मार्क्स मिलेगा, अदर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 57,000 तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Samriddhi advertiser conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by this company for a consideration 5 लाख रुपया देके, ठीक है। समृद्धि एडवर्टाइजर ओड ₹20,000 टू वन ऑफ हिज वेंडर, इसको देना था इन रिलेशन टू दी दिस सर्विस प्रोवाइड जो किया इस कंपनी को। एंड सच लाइबिलिटी ऑफ समृद्धि इट इज़ डिस्चार्ज बाय दिस, मेरा जो कस्टमर वो खुद पेमेंट कर दिया, तो ये ऐड होगा, यस। न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड डिले द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड दस इतना इंटरेस्ट लगा, तो ये भी ऐड होगा, राइट? तो 5 लाख प्लस 20 प्लस दिस, बट रीज़न तुमको बताने पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, देखो। डिले द कंसिडरेशंस एंड दस पेड 15,000 एज इंटरेस्ट। इसका जीएसटी लेकर है, इसका मतलब द इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विल बी इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, करेक्ट? By the time of supply of such interest will be the date on which such payment is received, correct? ठीक है। Such the interest has been assumed to be inclusive of GST। ये लोग assumption क्या लिए पता है? ये जो 15,000 में है, ये लोग assumption लिया है। तुम अगर बिना assumption करेगा तो तुम्हारा आंसर 15 होगा। तुम ये assume करेगा कि interest has been assumed to be inclusive of GST, तो इसका मतलब ये जो 15,000 है कितना का वैल्यू है? 118 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू कितना है कि नहीं? ये 15,000 118 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू कितना, ऐसे लिखा है। तुम इसमें एजम्पशन नहीं भी ले सकता है, तुम बोल सकता है कि इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आंसर डिफरेंट होगा। सो बेसिकली जो हम लोग को यहाँ समझ में आया, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15, वेदर प्राइस इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन, यस। सब रिलेटेड है कि नहीं है? नहीं है तो सेक्शन 15 के हिसाब से होगा। तो कैसे होगा, जो अभी हम लोग देखें यहाँ पे, supply made to unrelated persons where price is the sole consideration, value of supply will be the transaction value under section 15 subsection 1, जो अभी तक हम लोग करे। रिलेटेड पर्सनस का अभी तक के नहीं करेंगे, ये 3 सिनेरियो अभी हम लोग का पेंडिंग से, सेक्शन 15(2), 15 ये वाला, और हाँ 15(1)(2) ये वाला का जो इसी से रिलेटेड जो था तुम्हारा क्या क्या इंक्लूड होगा, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, थर्ड पार्टी का पेमेंट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सब्सिडी गवर्नमेंट वाला है तो माइनस होगा, दूसरा वाला अगर माइनस किया हो तो उल्टा ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट फी ऐड होगा, ठीक है? एक्सक्लूसिव में डिस्काउंट माइनस होगा अगर उसको पता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड अगर इनवॉइस में रिकॉर्डेड तो। एंड दूसरा चीज़ क्या है, उसका प्रोपोर्शनेट ये रिवर्सल वगैरह किया होगा जीएसटी इसका। पोर्ट सप्लाई डिस्काउंट तभी पॉसिबल है अगर वो भी 1 पॉइंट लिंकिंग नहीं था एंड उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल किया होगा तो। अब तुम लोगों का होमवर्क है, ये जितना भी क्वेश्चंस है इसको देख कर आना, ठीक है? तो चैप्टर हो जाएगा, इसमें जो भी सीए एंड सीएमए का मैथ्स है दोनों तुम लोग देखना, जहाँ पे भी डाउट रहेगा हम बताएंगे। तो ये वाला जो डिटेल पार्ट है ना तुम्हारा, कौन सा वाला पार्ट, ये तुम्हारा बेसिकली फाइनल में होगा, इंटर के लिए बस यही है, ठीक है? कोई डाउट?
सी एंड सी ए में दोनों का मैथ से तुम लोग देख लेना, कुछ डाउट रहेगा तो अगला क्लास में फिर हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो।